लीन सिस्टम का मतलब क्या? लीन सिस्टम का मतलब क्या? आपकी बॉडी में जो भी फालतू चीजें हैं सबको हटाओ, आपका बॉडी हो जाएगा एकदम लीन। वैसे ही आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो भी वेस्ट है, जो भी वेस्ट है उस सारे के सारे वेस्ट को क्या कर दो? मिनिमाइज कर दो। जो भी वेस्ट है उस सारे के सारे वेस्ट को क्या करो? मिनिमाइज कर दो। लेकिन ध्यान रहे प्रोडक्टिविटी सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी तो अच्छी वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, और आपको वेस्ट को एलिमिनेट करना है, उसको हम बोल देते हैं लीन सिस्टम। तो भाई लीन सिस्टम एम्फेसाइज किस पे करता है? कि हम पूरा का पूरा वर्क फ्लो ऑप्टिमाइज करें। हम पूरा का पूरा वर्क फ्लो ऑप्टिमाइज करें। कैसे करेंगे? तो हम वेस्ट को मिनिमाइज करेंगे, और लेकिन हमारी वैल्यूज, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, उसका कुछ भी चीज सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। तो वेस्ट क्या होता है? वेस्ट मतलब कोई भी ऐसा स्टेप या एक्शन जो रिक्वायर्ड ही नहीं है एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी ऐसा स्टेप या एक्शन जो रिक्वायर्ड ही नहीं है एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेस्ट बोल देते हैं। तो भाई वेस्ट क्या होता है? वेस्ट बिल्कुल ही नॉन वैल्यू एडिंग होता है। उसको निकालो, उसको रिमूव करो, और सिर्फ वैल्यू एडिंग चीजें ही हमको चाहिए। 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट हमने पढ़े थे। कि भाई सबसे पहला है ओवर प्रोडक्शन। मतलब क्या? डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर देना। तो उससे दिक्कत क्या होगी? सीधी सी बात है, मोर इन्वेंटरी पाइलअप हो जाएगी। ओवर प्रोडक्शन क्या बोलता है? डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर दो, जिससे आपका हद से ज्यादा, रिक्वायर्ड से ज्यादा इन्वेंटरी पाइलअप हो जाएगी। अब वो इन्वेंटरी क्या करेगी? वेट करेगी। नाउ सपोज हमने एग्जांपल लिया था मशीन एक्स, मशीन वाई का कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 1000 का है, एक्स का 800 का है। 200 ज्यादा बना दिए, तो अब वो 200 वेट करेंगे, पड़े रहेंगे नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेप के लिए। तो वेट का सीधा अपोजिट आता है मोशन। मतलब क्या? पीपल और इक्विपमेंट को जरूरत से ज्यादा मूव करना। मूविंग पीपल एंड इक्विपमेंट मोर देन रिक्वायर्ड, उसको हम बोलते हैं मोशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या बोलता है? जरूरत ही नहीं है फिर भी प्रोडक्ट्स को मूव करना, वो हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट में पहली बार ठीक ना बनाने के कारण आपको क्या करना पड़ेगा? डिफेक्ट्स पे रिवर्क करना पड़ेगा। एंड ओवर प्रोसेसिंग क्या बोलता है? अननेसेसरी एक्टिविटी करते रहो। जैसे कि डेयरी मिल्क था, तो डेयरी मिल्क को पहले वो सिल्की, वो एक चमकीले पेपर में आता था, उसके ऊपर व्हाइट पेपर, उसके बाद अल्टीमेट रैपर, तो जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ हटा दिया। आप सीधा डेयरी मिल्क खोलो, अंदर से डेयरी मिल्क निकलती है। तो ये जो अननेसेसरी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है, उनको आप निकालो, क्योंकि वो वो एक हमारा वेस्ट है। तो ये हमने पढ़े हमारे 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट। जहां पे हम क्या कर रहे हैं? ओवर प्रोडक्शन, डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन, इन्वेंटरी ज्यादा पाइलअप हो गई है, तो वो वेट करती रहेगी। वेट का सीधा अपोजिट आ जाएगा मोशन जैसा ही ट्रांसपोर्टेशन। मोशन बोलता है जरूरत से ज्यादा मूव करो, ट्रांसपोर्टेशन बोलता है जरूरत ही नहीं है फिर भी प्रोडक्ट्स को मूव करो। और रिवर्क और ओवर प्रोसेसिंग, तो हमको करना क्या है? ट्रेडिशनल बैच एंड क्यू सिस्टम से हमको आना है पुल प्रोडक्शन पे। प्रोडक्ट अलाइन पुल प्रोडक्शन पे। अगर मैंने लीन मैन्युफैक्चरिंग ला दिया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? तो जीरो इन्वेंटरी। क्यों? क्योंकि जितना जरूरत है उतना ही बनाएंगे, तो इन्वेंटरी जीरो तो वेटिंग टाइम जीरो। तीसरा पुल प्रोसेसिंग, जो कि हमने अभी ही पढ़ा कि हमको बैच एंड क्यू से हमको आना है अल्टीमेटली पुल प्रोडक्शन पे, कि काम की ही चीज बनाएंगे। तो जीरो इन्वेंटरी, जीरो वेट टाइम, पुल प्रोडक्शन, और दो कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए प्रोडक्शन का, और कंटिन्यूअस वेज ढूंढते रहो कि कैसे आप प्रोसेस टाइम को कम कर सकते हो। भाई लीन अचीव करना है तो सबसे बेस्ट आप क्या करो? जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंट कर दो। लीन अचीव करना है तो सबसे बेस्ट आप क्या करो? JIT, जस्ट इन टाइम को इंप्लीमेंट कर दो। मतलब क्या? सारे के सारे प्रोसेस प्रोडक्शन को ऐसे स्ट्रीमलाइन कर दो कि सब कुछ जो काम का नहीं है सब सिस्टम से बाहर, जो भी वेस्टेज है सब कुछ सिस्टमैटिकली सिस्टम से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे होगा क्या? कस्टमर हमको पुल करेगा। कियारा और सिड का वीडियो याद करेंगे। कस्टमर हमको पुल करेगा, हम उसको बिना टाइम वेस्ट किए मस्त प्रोडक्ट बना के देंगे। ये क्या है? ये है हमारा जस्ट इन टाइम। कि भाई जब कस्टमर को चाहिए वो हमको पुल करेगा, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सप्लायर से फटाफट से चीजें मंगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे और उसको मस्त क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट इन टाइम। भाई जस्ट इन टाइम लगाना है तो क्या प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी? सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला एक काम करो, आप अपने इंजीनियरिंग स्टाफ को सप्लायर के वहां पे ही भेज दो। ऐसा क्यों? सप्लायर के प्रोसेसेस कैसे हैं, सप्लायर कैसे काम करता है, वो जाके आप एग्जामिन करवा दो।
वो जाके आप एग्जामिन करवा दो। क्यों? क्योंकि हम तो अल्टीमेटली एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम जब हमको जरूरत है, एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम जब हमको जरूरत है तभी हम चीजों को मंगवाएंगे। तो भाई उस टाइम अगर डिफेक्टिव आ गया तो हम क्या करेंगे? उस टाइम अगर डिफेक्टिव आ गया तो हम क्या करेंगे? तो ऐसा हम रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा हम जेठा लैंग्वेज में रिस्क नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? हम हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ को पहले ही सप्लायर के वहां पे भेज देंगे कि वो जाके सब कुछ चेक कर ले, हम रेस्ट अश्योर हो जाए कि चीजें सही ही आने वाली है। उसके बाद हमको जब एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम पे जरूरत है तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम पे जरूरत है तब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो भाई एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम पे क्या कितना एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए कैसे पता चलेगा? तो ईडीआई सिस्टम लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ईडीआई सिस्टम लगाएंगे जो एग्जैक्टली सप्लायर को बता देगा हमको कितना हाउ मच पार्ट का जरूरत है। वो एग्जैक्टली सप्लायर को बता देगा कि हमको कितना हाउ मच पार्ट रिक्वायर्ड है। नाउ हमने अगर ईडीआई से रिक्वेजिशन रेज किया तो सीधी सी बात है सप्लायर हमको सप्लाई कर देगा। तो हम बोलेंगे आप एक काम करो, आप स्ट्रेट डिलीवरी कर दो प्रोडक्शन फ्लोर पे, आप स्ट्रेट डिलीवरी कर दो प्रोडक्शन फ्लोर पे फॉर इमीडिएट यूज। वेयरहाउस में नहीं रखनी हमको चीजें, वेयरहाउस में रखेंगे वेयरहाउस का खर्चा लगेगा, इन्वेंटरी को मैनेज करने का खर्चा लगेगा। एक काम करो सीधा सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे ही चीजों को डिलीवर कर दो। अरे एक काम करो महारानी ट्रीटमेंट दो, प्रोडक्शन फ्लोर पे भी क्यों, एक काम करो सीधा स्पेसिफिक मशीन पे ही ड्रॉप ऑफ कर दो ना, सीधा स्पेसिफिक मशीन पे ही ड्रॉप ऑफ कर दो ना। अब मशीन पे चीजें आ गई तो मशीन रिलेटेड 2 पॉइंट पड़े थे, मशीन पे चीजें आ गई तो सबसे पहले क्या करो पूरा का पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दो। कोई लॉन्ग क्यूज रन कुछ नहीं, प्रोडक्ट आया सीधा मशीन में गया, मतलब सेटअप टाइम एकदम कम कर दो, सेटअप टाइम एकदम कम कर दो। मशीन का काम हुआ तो फिर अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करो कि वो लोग अलग अलग तरीके की मशीन चला सके, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करो कि वो लोग अलग अलग तरीके की मशीन चला सके। और छोटा मोटा काम मशीन में कुछ खराबी आती है, स्क्रू वगैरह फिट करना है तो ऐसा लिमिटेड मेंटेनेंस भी खुद ही कर पाए ताकि हमको किसी को बुला के ठीक करवाने में टाइम वेस्ट ना हो। और लास्ट में हमको हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स में कुछ ऑल्टरेशंस करने पड़ेंगे। भाई 9 चीजें हमने क्या पढ़ी, वापस एक बार। सबसे पहले अपने इंजीनियरिंग स्टाफ को सप्लायर के वहां पे ही भेज दो कि जाके सारी प्रोसेसेस एनालाइज हो जाए। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हम तो एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम पे चीजें मंगाएंगे। भाई एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम पे कितना चाहिए कैसे पता चलेगा? तो ईडीआई सिस्टम लगाएंगे। अब जैसे ही प्रोडक्ट आया तो वेयरहाउस में नहीं रखेंगे, सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे मंगवाएंगे। भाई प्रोडक्शन फ्लोर पे भी क्यों, महारानी ट्रीटमेंट लो ना, सीधा मशीन पे मंगवाओ प्रोडक्ट, सीधा मशीन स्पेसिफिक मशीन पे रॉ मटेरियल को ड्रॉप ऑफ करवा देंगे। उसके बाद मशीन रिलेटेड 2 पॉइंट सेटअप टाइम कम करेंगे और चीजों को स्ट्रीमलाइन करते चलेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है और लास्ट में अकाउंटिंग सिस्टम में ऑल्टरेशंस करने पड़ेंगे। ना हमको करना क्या है, हमको स्क्रैप कॉस्ट घटाना है, हमको वर्क इन प्रोग्रेस घटाना है। तो सेटअप टाइम को शॉर्टन क्यों करना है, सेटअप टाइम को शॉर्टन क्यों करना है? क्योंकि अगर सेटअप करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा तो हम क्या करेंगे, लंबे टाइम की लंबी कॉस्ट हम ज्यादा यूनिट पे स्प्रेड करना चाहेंगे, इसलिए हम एक साथ बहुत सारे यूनिट्स बना देंगे ताकि पर यूनिट स्प्रेड कॉस्ट का कम आ जाए, जिससे फाइनली इन्वेंटरी पाइलअप हो जाएगी जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेटअप का एक वीडियो टेप रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको बार बार देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे लूप होल्स के कहाँ पे हम टाइम को बचा सकते हैं। और हमको सिर्फ स्टेप्स कम करने हैं, सेटअप टाइम कम करना है ऐसा नहीं है, हमको मशीन्स को स्ट्रीमलाइन भी करना है। क्योंकि अगर डिफरेंसेस है मशीन के टाइम में, भाई जो मशीन X है वो 100 यूनिट 1 घंटे में प्रोसेस कर देती है, जो मशीन Y है वो 80 यूनिट्स को प्रोसेस करने में भी 2 घंटे लेती है, 80 यूनिट्स को प्रोसेस करने में 2 घंटे लेती है। मतलब हमारी जो मशीन है उनकी ऑपरेटिंग स्पीड अलग अलग है, हमारी जो मशीन है उसकी ऑपरेटिंग स्पीड अलग अलग है, जिसके कारण दिक्कत क्या आ सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी पाइलअप होगा। सीधी सी बात है, X में फटाफट बन जाएगा, Y पे जाके Y मशीन के पास सब कुछ पड़ा रहेगा क्योंकि Y की कैपेसिटी तो कम है, तो एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी बन जाएगा। और दूसरा ये यहाँ पे बन के पाइलअप होते जा रहे। अब जब इनको वाई उठाएगा, वाई का ऑपरेटर इसको देखेगा तब पता चलेगा अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना होगा तो डिफेक्टिव पार्ट्स डिस्कवर होंगे ही नहीं, बनते जाएंगे जब तक जो हमारा डाउनस्ट्रीम ऑपरेटर है वो इन प्रोडक्ट्स पे काम करना चालू ना करे। तो अगर मशीन की ऑपरेटिंग स्पीड में डिफरेंसेस है, अगर मशीन की ऑपरेटिंग स्पीड में डिफरेंसेस है तो 2 दिक्कतें आ सकती है। एक तो वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंटरी एक्सेसिवली पाइलअप हो जाएगा, और दूसरा क्या कि डिफेक्टिव पार्ट्स जो है वो हम डिस्कवर नहीं कर पाएंगे जब तक के ऑपरेटर उस पे काम ना कर ले। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम 2 सॉल्यूशंस लाए हैं, और ये दोनों कोई एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं है, हम दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं, जिससे लो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे और स्मॉल वर्क इन प्रोग्रेस जनरेट होगा।
कम डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे और क्या होगा, इन्वेंट्री जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है वो कम इन्वेस्ट कर, मतलब उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, कम इन्वेंट्री बनेगा। तो कैनबान कार्ड क्या बोलता है, कैनबान कार्ड ऐसा बोलता है कि जो हमारे डाउनस्ट्रीम मशीन है, सपोज ए बी और सी, पास्ता का एग्जाम्पल लिया था हमने इसमें, एक पास्ता मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का एग्जाम्पल लिया था, अगर आप लोगों को याद है तो ए बी सी, कैनबन कार्ड क्या बोलता है, सपोज मशीन सी है, वो कितने यूनिट्स प्रोसेस कर सकती है, वो तैयार है, वो नोटिफिकेशन भेजेगी मशीन बी को, मशीन बी अपने कंस्ट्रेंट्स के साथ चेक करके और मशीन ए को बोलेगी कि आप इतने प्रोडक्ट बनाओ और हमको दो, हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तैयार है। तो भाई जब हमको हमारी डाउनस्ट्रीम मशीन से नोटिफिकेशन आता है, जब हमको हमारी डाउनस्ट्रीम मशीन से नोटिफिकेशन आता है कि वो कितने यूनिट्स बनाने को तैयार है, जस्ट इनफ उतने ही कंपोनेंट्स हम उनको बना के देंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पुल सिस्टम, कि भाई जो प्रोडक्शन एंड पे जो मशीन है वो चीजों को पुल करना, इनिशिएट करना चालू करेगी। और ग्रुप मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स क्या बोलता है, एक काम करो, छोटे छोटे मशीन्स के छोटे छोटे क्लस्टर्स बना दो, छोटे छोटे मशीन्स के छोटे छोटे क्लस्टर्स बना दो, यानी कि एक सिंगल ऑपरेटर ही अगर चाहे तो पूरा का पूरा क्लस्टर संभाल सकता है। तो सीधी सी बात है, ये हमने एक छोटा क्लस्टर बनाया जिसमें 2-3 मशीन है और एक ऑपरेटर है, 3 मशीन है, एक ऑपरेटर है, वही इन तीनों को चलाएगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो कभी जनरेट होगा ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा तो इमीडिएटली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये दोनों को हम साथ में यूज कर सकते हैं, ये कोई बिल्कुल भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें नहीं है। जो दो हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी कि भाई एक तो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी एक्सेस बन जाती है, दूसरा डिफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं जब तक कि नेक्स्ट ऑपरेटर उस पर काम ना करे, दोनों को ही हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो कैनबान कार्ड यूज कर सकते हैं और ग्रुप मशीन इनटू वर्किंग सेल्स हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हम ये अल्टीमेटली जो 9 चीजें पढ़ी है इनके अंदर अंदर का डिस्कशन समझ रहे हैं। तो अब वर्कर्स पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, जिस वर्कर ने ज्यादा वॉल्यूम बनाया उसको ज्यादा पेमेंट दे देते थे, बट अब नई तरीके से आपको क्या करना है, किसने अच्छा क्वालिटी बनाया उसको ज्यादा पेमेंट दो। भाई एक वर्कर ने 100 यूनिट बनाए जिसमें से 40 तो डिफेक्टिव ही निकले, एक वर्कर ने 100 यूनिट बनाए जिसमें 40 तो डिफेक्टिव ही निकले, सामने दूसरा वर्कर है जिसने सेम टाइम में 50 यूनिट्स ही बनाए लेकिन सिर्फ 5 ही डिफेक्टिव है, 50 यूनिट्स बनाए जिसमें सिर्फ 5 ही डिफेक्टिव है। मतलब आप देखो, तो एफिशिएंसी वाइज हम कैलकुलेट करेंगे और इंसेंटिव्स पे करेंगे। तो भाई हमको हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है और इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो अच्छा क्वालिटी बनाए। दूसरा, एक ही लेबर को एक ही मशीन के साथ जिंदगी भर मत छोड़ दो, भाई मोनोटोनस हो जाता है। आपको कोई बोले कि आपको 4 महीने एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप पढ़ पाओगे क्या? वैसे अगर एक वर्कर को पूरा दिन अपना पूरा काम एक ही मशीन पे करना है तो वो बहुत उसके लिए मोनोटोनस हो जाएगा। इसलिए एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना है तो हम क्या करेंगे, वर्कर्स को डिफरेंट मशीन सिखाएंगे ताकि उनका मन बना रहे और उनको लिमिटेड मेंटेनेंस भी सिखा देंगे। ये भी मैंने बताया, भाई छोटी मोटी चीज के लिए हम रिपेयरिंग टीम को फोन नहीं करेंगे, हम खुद से ही इतना तो मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसके बाद वर्कफोर्स को इतना एम्पावर कर दो कि प्रोडक्शन प्रोसेस होते टाइम कहीं पे भी उनको लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, वो वहीं पे स्टॉप कर सके, चीजों को वहीं पे स्टॉप कर सके, इमीडिएटली टीम को बुला सके या फिर खुद से ही रिपेयर कर सके। क्विक रिस्पांस कैपेबिलिटीज होती है जेआईटी के, जिससे हमारा वेरिएंस रिपोर्टिंग जो हम टुवर्ड्स एंड बहुत सारा करते थे वो बच जाता है। नो नीड फॉर सप्लायर्स टू सेंड इनवॉइसेस। भाई हम क्या करते हैं, हम जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन करते हैं। सपोज हमने 100 यूनिट बनाया, हमको पता है 1 यूनिट बनाने के लिए हमको 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए और हमारा क्या होता है, 98% यील्ड निकलता है, 2% स्क्रैप जनरेट हो जाता है। भाई इससे हम खुद ही बैक कैलकुलेट कर लेंगे, बैक फ्लशिंग कर लेंगे कि हमने कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मंगवाया होगा और अपने इंटरनल प्रोसेसेस से ही हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। तो अकाउंटिंग सिस्टम में हमको क्या ऑल्टरेशंस करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम में हमको क्या ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तो 2 मेजर इश्यूज आते हैं। एक तो लार्ज नंबर ऑफ डेली शिपमेंट्स क्रिएटिंग अ पाइल ऑफ अकाउंट पेएबल। भाई सीधी सी बात है, जब हमको जो चीज बनानी है तब हम उसको मंगवाते हैं, तब हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। मतलब क्या होगा, एक दिन में कितने बार शिपमेंट्स आते होंगे, तो इनका पेमेंट कैसे करना कितना बड़ा इशू हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम एक काम करेंगे, मंथली बेसिस पे सिंगल कंसोलिडेटेड पेमेंट कर देंगे, हम लोग कर देंगे ताकि रोज का पेमेंट का दिक्कत ना हो। दूसरा, भाई हम चेक कैसे करेंगे, जब गुड्स वेयरहाउस में आते हैं तो वेयरहाउस ऑपरेटर होता है, वो गुड्स को अंदर लाता है, एक पेपर लेता है, चीजों को टिक टिक करके चेक करता है, फिर वेयरहाउस में गुड्स रखवाता है। तो फिर हमको जब ये इनवॉइस
हमको जब ये इनवॉइस मिलता है तो हमको पता है कि एक्चुअली इतने गुड्स रिसीव हुए हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमने प्रोडक्ट को सीधा का सीधा मशीन पे मंगवाया था, सीधा का सीधा मशीन पे मंगवाया था और प्रोडक्शन में यूज कर लिया, तो कोई रिसीविंग पेपर वर्क तो हुआ ही नहीं। तो हमारा सप्लायर हमसे कितने पैसे मांग रहा है, वो ठीक मांग रहा है कि नहीं, हमको पैसे कैसे पता चलेगा? तो हम बैक कैलकुलेशन करेंगे। जो अभी बताया कि 100 यूनिट बनाए मल्टीप्लाई बाई एक का रिक्वायरमेंट 2 किलो का है और 98% का यील्ड है, 2% स्क्रैप होता है, तो हम बैक कैलकुलेट कर लेंगे चीजों को और उसके बेसिस पे स्क्रैप एडजस्ट करके और हम पेमेंट कर देंगे। तो जेआईटी सिस्टम का एम क्या है? जेआईटी सिस्टम का एम क्या है? हमको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कम टाइम में और बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे देना है। हमको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कम टाइम में बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे देना है, ये हमारा जेआईटी सिस्टम का एम है। तो जेआईटी सिस्टम का एम क्या है? प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, लो क्यूटी। हमने क्या पढ़ा था? लो क्यूटी, वो वाला क्यूटी नहीं जो क्यूटी आप समझ रहे हो, ये वाला क्यूटी। भाई हमारी जेआईटी सिस्टम का एम क्या है? लो क्यूटी। तो लो क्यूटी क्या है? हमको लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एकदम टाइमली मैनर में कस्टमर को पहुंचा देना है। ये है हमारा जस्ट इन टाइम सिस्टम का एम। 5 फीचर्स पढ़े थे, 5 फीचर्स पढ़े थे जस्ट इन टाइम अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो 5 मेन फीचर्स क्या है कि भाई रिसिप्ट टाइम कम करो, जल्दी आएगा जल्दी आएगा जल्दी जाएगा। 2 पॉइंट देखे थे, जल्दी आएगा जल्दी जाएगा, मतलब सप्लायर को एकदम केयरफुली सिलेक्ट करो कि आपका जो मटेरियल रिसिप्ट टाइम है वो एकदम कम से कम हो जाए। दूसरा, सेटअप टाइम रिड्यूस करो कि कस्टमर का डिमांड आप फटाफट से रिस्पॉन्ड कर सको, तो जल्दी आएगा जल्दी जाएगा। दूसरा, सब कुछ जल्दी जल्दी करने के कारण एक अर्जेंसी आ जाएगी, जल्दी आएगा जल्दी जाएगा तो एक अर्जेंसी आ जाएगी कि भाई अगर कोई डिफेक्ट होता है तो फटाफट से उसको ठीक करो। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, ऑलरेडी हम एंड मोमेंट पे कर रहे हैं। और लास्ट के 2 पॉइंट क्या है? एक मटेरियल एक लेबर। मटेरियल का कॉस्ट आपको रिड्यूस करना है और लेबर का आइडल टाइम, उसका कॉस्ट आपको रिड्यूस करना है। तो भाई 5 मेन फीचर्स क्या है जेआईटी प्रोडक्शन सिस्टम के? जल्दी से चैट में मेरे साथ सब लोग लिखेंगे 5 मेन फीचर्स कौन से हैं जेआईटी प्रोडक्शन सिस्टम के। जल्दी आएगा जल्दी जाएगा, सब कुछ जल्दी करने से एक अर्जेंसी क्रिएट होगी कि सारे डिफेक्ट को एलिमिनेट कर दो, मटेरियल का कॉस्ट कम और लेबर का आइडल टाइम कम, लेबर का कॉस्ट कम। प्री रिक्विजिट्स क्या है जेआईटी सिस्टम के? अरे अगर आपको जेआईटी सिस्टम लगाना है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्री रिक्विजिट्स एग्जिस्ट करने चाहिए? दीदी लव जीपीटी, दीदी लव जीपीटी। भाई दीदी को अगर पटाना है, दीदी को अगर पटाना है तो प्री रिक्विजिट क्या है? दीदी को चैट जीपीटी बहुत पसंद है, दीदी को चैट जीपीटी से हाईली इंप्रेस्ड है दीदी, तो एक काम करो पहले चैट जीपीटी सीखो तो आप दीदी पटा पाओगे। तो ये क्या है? ये प्री रिक्विजिट है। तो वैसे ही अगर आपको जेआईटी सिस्टम लगाना है तो प्री रिक्विजिट्स क्या बोलते हैं? दीदी लव जीपीटी। दी क्या है? डिफेक्ट फ्री मटेरियल आना चाहिए, सीधी सी बात है। एंड एंड मोमेंट पे मटेरियल आएगा, डिफेक्टिव आ गया तो आप क्या करोगे? तो आपको भरोसा होना चाहिए कि डिफेक्ट फ्री मटेरियल आएगा। दूसरा, डिमांड की स्टेबिलिटी है। भाई अचानक से आज 1 लाख यूनिट का डिमांड आ गया, आपने जस्ट इन टाइम सप्लायर को कॉल किया, वो बोलेगा भाई मेरे पास भी नहीं है इतना मटेरियल, ना आपके पास इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो आपका डिमांड स्टेबल रहना चाहिए, आपके मटेरियल डिफेक्ट फ्री होने चाहिए। 2 सबसे बड़े रिक्विजिट्स, भाई दीदी लव जीपीटी, दीदी लव जीपीटी का सबसे बड़े 2 पहले प्री रिक्विजिट्स क्या है कि डिफेक्ट फ्री मटेरियल होना चाहिए और डिमांड स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। लव क्या बोलता है? लो वेराइटी ऑफ गुड्स। भाई इतनी सारी चीजें जस्ट इन टाइम मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा, तो आपका जो वेराइटी है वो कम रहना चाहिए। वेंडर रिलायबल रहना चाहिए कि एंड मोमेंट पे धोखा ना दे, उसको कॉल करे तो हमको रॉ मटेरियल मिलने चाहिए। तो लव क्या बोलता है? लो वेराइटी ऑफ गुड्स होने चाहिए और हमारा वेंडर रिलायबल होना चाहिए। जिपट्टी, जिपट्टी क्या बोलता है कि गुड कम्युनिकेशन बना के रखो, सप्लायर के साथ भी कस्टमर के साथ भी। पी बोलता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके रखो ताकि मशीन एंड मोमेंट पे धोखा ना दे दे। और टी से हो जाएगा हमारा TQM। ये सारी चीजें अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है, प्री रिक्विजिट्स है, तब तो आप जाके सक्सेसफुल जेआईटी लगा पाओगे, तब तो आप जाके सक्सेसफुल जेआईटी लगा पाओगे। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है? प्री रिक्विजिट्स क्या है? दीदी लव जीपीटी। प्री रिक्विजिट्स क्या है? दीदी लव जीपीटी, दैट इज डिफेक्ट फ्री मटेरियल, डिमांड स्टेबिलिटी, लो वेराइटी, वेंडर रिलायबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और TQM। फिर हमने देखा इम्पैक्ट ऑन जेआईटी, इम्पैक्ट ऑफ जेआईटी सिस्टम। बिग फोर वाले पीडब्ल्यूसी पे ध्यान दे, बिग फोर वाले पीडब्ल्यूसी पे ध्यान दे कि भाई जेआईटी सिस्टम का इम्पैक्ट कहां कहां आता है। जेआईटी सिस्टम का इम्पैक्ट कहां कहां आता है? तो प्रोडक्ट प्राइस, वेस्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। पीडब्ल्यूसी, प्रोडक्ट प्राइस, वेस्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। प्रोडक्ट प्राइसेस क्या बोलता है? क्योंकि आपने जस्ट इन टाइम लगाया, कस्टमर जब आपको पुल करेगा, सिड कियारा को याद करेंगे, कस्टमर जब हमको पुल करेगा हम कम टाइम में उसको मस्त प्रोडक्ट देंगे। कस्टमर हमको पुल करेगा, हम कम टाइम में मस्त प्रोडक्ट देंगे। मतलब क्या? क्योंकि हमने मस्त प्रोडक्ट कम टाइम में दिया है
तो कस्टमर रेडी होगा कि वो हमको प्रीमियम पे कर पाए, कस्टमर रेडी होगा हमको प्रीमियम पे करने के लिए। तो कंपनी अचीव्स अ हायर प्रोडक्ट क्वालिटी विच एंड वो डिलीवरी भी टाइम पे दे पाएगा, मतलब प्रोडक्ट प्राइसेस पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा कि लोग हमको प्रीमियम्स देने को तैयार होंगे। वेस्ट कॉस्ट क्या बोलता है? वेस्ट कॉस्ट सीधी सी बात है एलिमिनेट होगा, क्योंकि हम जेआईटी में यही तो एम कर रहे हैं कि हम हर तरीके के वेस्ट को एलिमिनेट कर दे, जिससे हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट गिरेगा। वाह वाह, डबल फायदा, प्राइसेस तो हम बढ़ा पाएंगे और सामने कॉस्ट हम घटा पाएंगे, तो हमको कितना अच्छा फायदा होने वाला है। एंड सी लास्ट बोलता है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्या बोलता है? क्योंकि इन्वेंट्री हट गई तो इन्वेंट्री को वेयरहाउस में रखने का खर्चा, वेयरहाउस का रेंट, उसके ऑपरेटर की सैलरी, सब कुछ उसके रिलेटेड कोई भी फिक्स कॉस्ट थे, सब कुछ हट गया, तो एक शार्प कटबैक आएगा हमारे सारे कॉस्ट में। तो हम अगर जेआईटी लगाते हैं तो इम्पैक्ट क्या आएगा? अगर हम जेआईटी लगाते हैं तो इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट आएगा पीडब्ल्यूसी, दैट इज प्रोडक्ट प्राइस हम बढ़ा पाएंगे, कॉस्ट हम घटा पाएंगे, और ओवरहेड कॉस्ट, वेस्ट कॉस्ट हमारी घट जाएगी, जिससे हम अल्टीमेटली इन्वेंट्री हटा देंगे तो हमारी ओवरहेड कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। बैक फ्लशिंग का जो मैंने अभी आपको बताया, बैक फ्लशिंग क्या बोलता है? कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसको मल्टीप्लाई करो, कितने कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, उसको स्क्रैप से और कोई इन्वेंट्री है तो उससे एडजस्ट करो, जिससे आपको मिलेगा कि आपने अपने सप्लायर से कितना मंगवाया है, आपने अपने सप्लायर से कितना मंगवाया है। तो बैक फ्लशिंग में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स है, बैक फ्लशिंग में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स है। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो आप फिसल जाओगे, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो आप स्लिप हो जाओगे। भाई बैक फ्लशिंग में बहुत सीरियस इश्यूज है जिन पे अगर ध्यान नहीं दिया तो आप स्लिप हो जाओगे, आप फिसल जाओगे। एस क्या बोलता है? एस बोलता है स्क्रैप रिपोर्टिंग, क्योंकि हमने जैसे देखा था 100 into 2/98% हमने देखा, तो भाई यहाँ पे अगर ये जो स्क्रैप का रिपोर्टिंग है कि 2% स्क्रैप होता है, ये गलत है, तो हमारा अल्टीमेट आंसर गलत आ जाएगा अगर कोई एबनॉर्मल स्क्रैप वगैरह हो चुका है। तो भाई स्क्रैप रिपोर्टिंग क्या बोलता है? एबनॉर्मल स्क्रैप है, इनएक्यूरेट इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। एल बोलता है लॉट ट्रेसिंग। भाई जेआईटी में लॉट ट्रेसिंग करना इम्पॉसिबल ही है अनलेस अगर आप कोई राइट सॉफ्टवेयर को यूज कर लेते हो। इन्वेंटरी एक्यूरेसी क्या बोलती है? आई से इन्वेंटरी एक्यूरेसी क्या बोलती है कि भाई आप तो पूरे दिन में एक बार बैक फ्लशिंग करोगे कि भाई पूरे दिन में जितना प्रोडक्शन हुआ मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट्स डिवाइड बाय स्क्रैप करके, और पूरे दिन में एक टाइम इन्वेंटरी निकाल सकते हो। अगर रियल टाइम बेसिस पे आप रोज 5:30 बजे शाम को ये कैलकुलेशन करते हो, किसी ने दोपहर को आके आपको 2:15 को पूछ लिया कितना इन्वेंटरी पड़ा है, क्या अभी स्टेटस चल रहा है, तो आप एक्यूरेटली बता ही नहीं पाओगे। तो डिफिकल्ट टू मेंटेन एक्यूरेसी, क्योंकि बैक फ्लशिंग तो हम दिन में एक ही बार करते हैं। और प्रोडक्शन रिपोर्टिंग क्या बोलता है? भाई गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यहाँ पे 100 into 2 किया, प्रोडक्शन कितना हुआ वही गलत बता दिया, सारा गुड़गोबर कर दिया कि भाई जो इनपुट है वही गलत है, तो सीधी सी बात है आंसर तो गलत आने ही वाला है। So error in production reporting due to high turnover और low level of training to staff। या तो स्टाफ रोज रोज बदलते रहते हैं या स्टाफ के पास इतना ट्रेनिंग नहीं है कि वो प्रोडक्शन रिपोर्टिंग प्रॉपर कर पाए, और अगर ये गलत हुआ तो हमारा बैक फ्लशिंग का पूरा आंसर गलत आ जाएगा। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट दिया रखा होता है, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट दिया रखा होता है, तो हमेशा उसको ध्यान रखेंगे एवरेज इन्वेंट्री पे लगाएंगे, ओपनिंग पे नहीं लगाएंगे। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके जो एवरेज इन्वेंट्री आता है उस पे हमको होल्डिंग कॉस्ट लगाना है। कैजान कॉस्टिंग, जब तक है जान तब तक कैजान, जब तक है जान तब तक है कैजान, मतलब जब तक प्रोडक्ट चलेगा, जब तक प्रोडक्ट की लाइफ चलती रहेगी तब तक हम रोज छोटे इंप्रूवमेंट्स उसमें करते जाएंगे। एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, हम उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट को स्ट्रिप करते जाएंगे। छोटे से चेंजेस होंगे जिसके लिए डेडिकेटेडली बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। जहां छोटा पैसा बचा सकते हैं वहां पे हम बचाने की कोशिश करेंगे। इसको हम बोलते हैं कैजान कॉस्टिंग। तो कैजान कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स क्या है? नो केजेस, कोई बंधन नहीं है, जब तक है जान तब तक कैजान, आप पे कोई केजेस नहीं है, तो वही है हमारे कैजान कॉस्टिंग के प्रिंसिपल। नो बोलता है कोई लिमिट ही नहीं है, रोज छोटा कटबैक करते रहो, आप कितना इंप्रूवमेंट कर पाओगे उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सी बोलता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग चाहिए। कलेक्टिव कैसे होगा? तो ए से ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल एरियाज को इंक्लूड कर लो, ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल एरियाज को इंक्लूड कर लो, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा। जी बोलता है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होंगे। भैया आप रोज छोटा काम कर रहे हो, एक साथ आपको ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखेगा, छोटे से इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे होंगे क्योंकि आप एडिशनली बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उनको नहीं दे रहे हो। एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे आप ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स करते रहोगे। ई बोलता है फोकस किस पे है? फोकस किस पे है? तो एलिमिनेट करना है, वेस्ट सिस्टम को इंप्रूव करना है। और अल्टीमेटली एस बोलता है कि स्टैंडर्ड सेट करो।
स्टैंडर्ड सेट करो और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट के लिए फिर अपने स्टैंडर्ड्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाओ। तो भाई कैजान कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या है? जब तक है जान तब तक कैजान, कोई केजेस नहीं है, रोज छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करेंगे जिसको हम बोलते हैं कैजान कॉस्टिंग। यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। केजेस क्या बोलता है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? तो ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस। जी हमको बोलता है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स होंगे लेकिन एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे होंगे। ई बोलता है वेस्ट वगैरह को एलिमिनेट करते जाओ और एस बोलता है स्टैंडर्ड सेट करो, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स अचीव करो और अपने स्टैंडर्ड को रोज इंप्रूव करते जाओ। अगर आपको कैजान कॉस्टिंग लगाना है, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैजान कॉस्टिंग लगाना है, ये कॉस्टिंग है, ये एनजी नीचे आ गया, अगर आपको कैजान कॉस्टिंग लगाना है तो क्या सजेस्टिव चेंजेस लगेंगे? वही स्टैंडर्ड कॉस्ट कटिंग से आपको आना पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट रिडक्शन पे। कॉस्ट कटिंग करने से काम नहीं होगा। भाई आप आज एसी बंद कर दो, आज एसी बंद कर दो कि एसी का बिल ना आए, वो तो कॉस्ट कटिंग है, लेकिन अल्टीमेटली रिड्यूस करो ना। एक काम करो, 5 स्टार एसी लेके आ जाओ जिससे आपका ओवरऑल लाइफ टाइम के लिए कॉस्ट कम हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कटिंग की जगह पे आपको आना पड़ेगा कॉस्ट रिडक्शन सिस्टम पे। फिर रिडक्शन इन पीरियोडिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स। भाई एक एक साल में स्टैंडर्ड्स को मत चेक करो, एक एक साल में स्टैंडर्ड्स को मत चेक करो, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस पे वेरिएंस एनालिसिस करते जाओ और चीजों को ठीक करते रहो। और अकेले अकेले टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठ के स्टैंडर्ड नहीं बनाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग में हम सबको पार्टिसिपेट करवाएंगे। अगर हम ये चेंजेस करते हैं तो हम अच्छे से कैजान को अडॉप्ट कर पाएंगे। कैजान के बाद हमने देखा था हमारा 5S दैट इज अ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड। हमने देखा था 5S जो कि है हमारा एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड। एक अच्छा सुंदर प्यारा सुशील वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए? तो जहां पे 5S है। ये 5S हमने लर्न किए थे क्या? 5S हमने लर्न किए थे क्या? बिल्कुल किए थे। सीरी सीतोन सीसो, सीरी सीतोन सीसो, सीकेत्सु और शिट्सुके, सीरी सीतोन सीसो, सीकेत्सु और शिट्सुके। इसको बोलने में ही एक अलग सेटिस्फैक्शन है, याद करके बोल के देखो मजा आ जाएगा। तो भाई इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो सीरी का मतलब सॉर्ट। भाई सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स को एलिमिनेट कर दो। यस मेरे पावर स्टूडेंट्स सब पूरा लिख रहे हैं। सीरी सीतोन सीसो, सीकेत्सु, शिट्सुके, ग्रेट। चलो भाई सीरी क्या है? ऑब्स्टेकल्स को एलिमिनेट करो, अननेसेसरी आइटम को हटाओ, चीजों को सॉर्ट करो, जो बचा है उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करो, फीफो बेसिस पे में भी ऐसे गुड्स को अरेंज करो कि भाई जो पहले आया है वो पहले यूज हो जाए, खराब ना हो। शाइन क्या बोलता है? अपनी जगह को, अपनी वर्क प्लेस को एकदम साफ रखो, क्लीन रखो, सेफ रखो, प्लीजिंग रखो कि भाई अंदर आके काम करने की इच्छा हो, ऐसा लगे कि कौन से कबाड़ खाने में हम आ गए हैं। तो सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन। स्टैंडर्डाइज क्या बोलता है? बेस्ट स्टैंडर्ड, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करो। टैगिंग वगैरह हम कर सकते हैं। केस स्टडी हमने टैगिंग की देखी थी, वो फाइल्स को येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर में हमने टैग किया था। और शिट्सुके क्या है? तो शिट्सुके में बिना बोले ही कर लो, डू विदाउट बीइंग टोल्ड, मंथली फीडबैक वगैरह करो, मतलब सस्टेनेबल काम करो। लोग अपनी इच्छा से खुद कर रहे हैं, ऐसा सस्टेनेबल हम काम करेंगे। तो 5S कौन से हैं हमारे वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड के? 5S कौन से हैं हमारी वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड के? तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सॉर्ट। सबसे पहले हम करेंगे सॉर्ट। सॉर्ट के बाद सेट इन ऑर्डर, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो व्हाट इज सॉर्ट? सॉर्ट हमने देखा था सीरी, सीरी, सीतोन, सीसो, सीकेत्सु और शिट्सुके। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। उसके बाद हमने देखा TPM दैट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। TPM दैट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। हमको हमारे क्वालिटी सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम्स का क्या करना है? इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखना है ना। 4 मेन फेजेस है TPM के, 4 मेन फेजेस है, प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, इंप्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज। तो भाई यहाँ पे प्रिपरेशन स्टेज क्या बोलता है? पहले अपने आप को तैयार करो, माहौल बनाओ, पहले अपने आप को तैयार करो, माहौल बनाओ कि भाई हमको TPM लाना है। सो एस्टैब्लिश अ सूटेबल एनवायरमेंट एंड कंडक्टिंग प्रोग्राम अवेयरनेस। एक सूटेबल एनवायरमेंट बनाओ, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो कि हम TPM लाएंगे। फिर इंट्रोडक्शन स्टेज क्या बोलता है? TPM को लाओ, TPM को लाओ, सप्लायर, कस्टमर सबको घूम घूम के बोलो हम TPM ला रहे हैं, हम TPM ला रहे हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में। इंप्लीमेंटेशन में फाइनली सबको बोल दिया तो अब करना तो पड़ेगा ही। तो ये जो 8 पिलर हम पढ़ने वाले हैं, ये जो 8 पिलर्स हम पढ़ने वाले हैं, इनको यूज करके हम क्या करेंगे? TPM को इंप्लीमेंट कर देंगे। और लास्ट में अब TPM इंप्लीमेंट किया तो अब आपको उसके फायदे मिलने चालू होंगे, उसके अवार्ड्स मिलने चालू होंगे, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज। वही 4 मेन फेजेस कौन से हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन TPM अडॉप्ट करती है? तो प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, इंप्लीमेंटेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज। तो TPM के जो फाउंडेशन है, TPM का जो फाउंडेशन है वो क्या है? वो हमारे 5S है, वो हमारे 5S है, सीरी, सीतोन, सीसो, सीकेत्सु और शिट्सुके। और उसमें हम अल्टीमेटली गोल्स क्या है, हम अचीव क्या करना चाहते हैं?
तो जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन और जीरो एक्सीडेंट, जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन और जीरो एक्सीडेंट हम अचीव करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बोलता है 8 पिलर यूज करोगे, 8 एक्टिविटी या 8 पिलर यूज करोगे। कौन से हैं हमारे ये 8 पिलर? कौन से हैं हमारे ये 8 पिलर? उसके बाद कौन से हैं हमारे ये 8 पिलर? तो ऑपरेशन विदाउट ब्रेकडाउन। ऑपरेशन विदाउट ब्रेकडाउन मतलब क्या? ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन किए बिना मेंटेनेंस चलता रहना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना चाहिए, खुद से खुद चीजें हो जानी चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। प्लान्ड मेंटेनेंस क्या बोलता है कि भाई जीरो ब्रेकडाउन और ऑप्टिमम कॉस्ट। जीरो ब्रेकडाउन होना चाहिए लेकिन कॉस्ट ऑप्टिमम हमको ध्यान में रखनी है। प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे हम इक्विपमेंट्स का। माइनर माइनर इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पे करते जाएंगे। फोकस्ड इंप्रूवमेंट क्या बोलता है? माइनर माइनर इंप्रूवमेंट्स हम कंटिन्यूअस बेसिस पे करते जाएंगे। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि शॉर्टनिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। फटाफट फटाफट से ऑर्डर आया, जल्दी जल्दी चीजों को प्रोसेस करके और दे दो। सो शॉर्टनिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इक्विपमेंट। फिर क्वालिटी मेंटेनेंस में कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा? जब हम उसको 10वीं बार पढ़ रहे हैं, हाई क्वालिटी दे देंगे कम टाइम में, हाई क्वालिटी दे देंगे कम टाइम में। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब अपने एम्प्लॉयज का स्किल बढ़ाओ, मोरल बढ़ाओ। टीपीएम, सिर्फ टीपीएम फैक्ट्री में ही नहीं, ऑफिस में भी लगाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों में भी आप टीपीएम को इंप्लीमेंट कर दो। और लास्ट में सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। लास्ट में सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्या बोलता है? सेफ्टी ऑफ वर्कर, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डैमेजेस होने चाहिए, जीरो एक्सीडेंट, जीरो डैमेजेस होने चाहिए। भाई ये 8 पिलर किसी के पप्पा से याद नहीं होंगे, 8 पिलर किसी के पप्पा से याद नहीं होंगे। हमने किए थे क्या? हमने किए थे क्या? बिल्कुल किए थे। तो भाई हमने क्या किया? हमने क्या सोचा था कि भाई शादी तो हो गई खुद से, हमारी तो मर्जी नहीं थी, शादी घर वालों ने कर दी, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस हो गया। ऑटोनॉमस हो गया, हमारे हाथ में नहीं था, हमारे हाथ में नहीं था, ऑटोनॉमस शादी करवा दी गई। लेकिन उसके बाद बेबी प्लान करना है कि नहीं, ये तो हमारे हाथ में है ना? बिल्कुल है। तो हम करेंगे प्लान्ड मेंटेनेंस। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब शादी तो हमारी इच्छा से नहीं हुई, लेकिन क्या बेबी हमने प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम करेंगे प्लान्ड मेंटेनेंस। अब फोकस्ड इंप्रूवमेंट। बेबी हो गया, बेबी हो गया, अब उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे रोज छोटी छोटी चीजें सिखाते जाओ, फोकस्ड इंप्रूवमेंट करो, फोकस्ड इंप्रूवमेंट करो। अब सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज मत, अरे सिर्फ थ्योरी नॉलेज मत दो बेबी को, सिर्फ थ्योरी नॉलेज मत दो फोकस्ड इंप्रूवमेंट पे, उसको इक्विपमेंट भी चलाना सिखाओ, उसको इक्विपमेंट भी चलाना सिखाओ। पता चले किसी दिन मम्मी पापा बाहर गए, बच्चे ने गैस चालू किया, बच्चा फूट गया, बच्चे ने गैस चालू किया, बच्चा फूट गया क्योंकि उसको गैस चलाना आता ही नहीं था। तो उसको अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट भी सिखा देंगे। उसके बाद दोनों ही चीजें, थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें हम एकदम क्वालिटी से सिखाएंगे, दोनों ही चीजें हम एकदम क्वालिटी से सिखाएंगे। अब घर पे जितना सिखाना था सिखा दिया, घर पे जितना सिखाना था सिखा दिया, हम उसको स्कूल भेजेंगे मतलब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हम उसको स्कूल भेजेंगे मतलब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब बच्चे को पढ़ा लिखा गवार थोड़ी ना रखना है, तो हम क्या करेंगे? उसको ऑफिस भेजेंगे, पढ़ाई खत्म होते ही बच्चे को ऑफिस भेजेंगे। और पहली पहली बार बेचारा ऑफिस जा रहा है, पहली पहली बार बेचारा ऑफिस जा रहा है, तो हम उसको दही शक्कर खिला के बोलेंगे बेटा सेफली जाना, अपना ध्यान रखना, बेटा सेफली जाना, अपना ध्यान रखना, पहली बार घर से बाहर जा रहा है। ये क्या है? ये हमारे 8 पिलर है, 8 एक्टिविटी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? टीपीएम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फाउंडेशन तो 5S है, गोल हमको पता है, जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्टिविटीज। अचीव कैसे करना है? तो ये 8 पिलर्स को यूज करके, इनका मीनिंग हम बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम सिर्फ मेमोराइजिंग पे ध्यान दे रहे हैं बिकॉज रिविजन है। तो भाई 8 पिलर्स कौन कौन से हैं? शादी हमारी इच्छा से नहीं हुई, ऑटोनॉमस हो गया, लेकिन बेबी तो हम प्लान कर सकते हैं ना, तो प्लान्ड मेंटेनेंस। अब हो गया बेबी, तो फोकस्ड इंप्रूवमेंट करो, उसको फोकस तरीके से रोज कुछ ना कुछ नया सिखाओ, सिर्फ थ्योरी मत सिखाओ, उसको इक्विपमेंट भी सिखाओ, उसको इक्विपमेंट भी सिखाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दो। थ्योरी प्रैक्टिकल जो भी सिखा रहे हो एकदम क्वालिटी से सिखाना, एकदम क्वालिटी से सिखाना। अब घर पे जितना सिखा सकते थे सिखा दिया, घर पे जितना सिखा सकते थे सिखा दिया, हम उसको क्या करेंगे? स्कूल भेजेंगे एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए। सिर्फ स्कूल क्यों, अब पढ़ाई खत्म हो गई तो हम उसको ऑफिस भी भेजेंगे, और पहली पहली बार बेचारा ऑफिस जाएगा तो हम उसको बोलेंगे सेफ्टी से जाना और अपना ध्यान रखना। डन डना डन डन। टीपीएम, अब टीपीएम का परफॉर्मेंस अगर मेजर करना है, टीपीएम का अगर परफॉर्मेंस मेजर करना है तो हम यूज करते हैं ओईई, दैट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। हम क्या यूज करते हैं? ओईई, दैट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, जहां पे हमने 6 बिग लॉसेस को आइडेंटिफाई कर रखा है। हमने 6 बिग लॉसेस को आइडेंटिफाई कर रखा है। पहले 2 है हमारे टाइम लॉस,
यानी अगर इक्विपमेंट में फेलियर आता है, ब्रेकडाउन होता है, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, सेटअप में, एडजस्टमेंट में हमारा टाइम वेस्ट होता है। बाकी के दो क्या है, हमारा अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारी परफॉर्मेंस पे क्या फर्क आता है, परफॉर्मेंस बोल लो या अवेलेबिलिटी लॉस बोल लो, छोटे छोटे से माइनर स्टॉपेजेस होते हैं, आइडलिंग होता है, या हमारा स्पीड कम हो गया है, हमारा मतलब हमारा परफॉर्मेंस कम हो चुका है, हमारी एफिशिएंसी कम हो चुकी है। और लास्ट के दो क्या बोलते हैं, क्वालिटी लॉस। लास्ट के दो क्या बोलते हैं, क्वालिटी लॉस, मतलब हमारा यील्ड कम हो गया, यील्ड कम हो गया, या तो फिर हमारे प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन रहे हैं, हमको रिवर्क करना पड़ रहा है। तो ओईई में 6 बिग लॉसेस है, ओईई में 6 बिग लॉसेस है, जिसमें से पहले दो है हमारे टाइम लॉस, दूसरे दो है हमारे परफॉर्मेंस बोल लो या अवेलेबिलिटी बोल लो, और लास्ट के दो कौन से हैं, हमारे क्वालिटी लॉस। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है ओईई का। तो अगर आपका ओईई 85% के अप्रोक्सीमेट है, अगर आपका ओईई 85% के अप्रोक्सीमेट है, मतलब आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हो, और एटलीस्ट 50% से ज्यादा तो होना ही चाहिए, बिकॉज वो तो एक रियलिस्टिक अप्रोच है। नाउ इंडिविजुअली आपकी अवेलेबिलिटी 90% से ज्यादा होनी चाहिए, परफॉर्मेंस 95 से ज्यादा, और क्वालिटी 99 से ज्यादा। ये सब कुछ आपने अचीव कर लिया, मतलब आप क्या हो, आप एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हो। एग्जाम्पल भी हमने किया था, अभी नहीं करेंगे बिकॉज टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो अवेलेबिलिटी हमने देख लिया था कि भाई एक चीज ध्यान में रखनी है, अवेलेबिलिटी हम प्लान्ड टाइम से निकालेंगे, ना कि टोटल टाइम से। अवेलेबिलिटी हम प्लान्ड टाइम से निकालेंगे, ना कि टोटल टाइम से। क्यों ऐसा, तो देखो यहाँ पे हमने टोटल टाइम तो डिसाइड किया था, टोटल टाइम हमने क्या डिसाइड किया था कि भाई 12 घंटे की शिफ्ट होगी, 12 घंटे की शिफ्ट होगी, जिसमें सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक और 10 मिनट का क्लीन अप पीरियड मिलेगा। तो यहाँ पे 12 घंटे की हमारी शिफ्ट होगी, जिसमें 15 मिनट का ब्रेक और 10 मिनट का क्लीन अप पीरियड मिलेगा, और 3 ब्रेक मिलेंगे, 15 मिनट का एक नहीं, 15 मिनट के 3 ब्रेक मिलेंगे। सो 15 3 45 प्लस 10 मिनट का क्लीन अप पीरियड, यानी 55, तो 720, 12 घंटे है इंटू 60 मिनट्स, यानी टोटल टाइम कितना था, 720, जिसमें से ये तो हमारा प्लान्ड डाउन टाइम था, कि हमको 3 ब्रेक और एक 10 मिनट का क्लीन अप पीरियड लगेगा ही। मतलब हमने प्लान ही ऐसे किया था कि 665 आवर्स का हम प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने एक्चुअल काम कितना किया, तो 36 मिनट का अनप्लान्ड डाउन टाइम हो गया, 36 मिनट्स का अनप्लान्ड डाउन टाइम हो गया, मतलब 665 माइनस 36 कर लो, हम इतना ही काम कर पाए अपॉन 665, यानी हम सिर्फ 94.59% अवेलेबिलिटी रही है हमारी, 94.59, विच इज मोर देन 90%, यानी ये अच्छी बात है, विच इज मोर देन 90%, यानी कि ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद परफॉर्मेंस रेशियो क्या बोलता है, परफॉर्मेंस रेशियो बोलता है कि आपने टोटल 3360 प्रोडक्ट बनाए हैं, 3360 प्रोडक्ट बनाए हैं, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 सेकंड लगने चाहिए, 3360 प्रोडक्ट बनाए हैं, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 सेकंड लगने चाहिए, अपॉन 60 कर दूं, मतलब आपने कितने मिनट का काम किया है, आपने 3360 प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 सेकंड लगने चाहिए, मतलब आपने 560 मिनट्स का ही काम किया है, और 560 मिनट्स का काम करने के लिए आपने कितना टाइम यूज कर लिया, तो 629, 665 में से 36 मिनट्स का आपका डाउन टाइम हो गया था, तो आपने 560 मिनट का काम करने के लिए यूज कर लिए हैं 629 मिनट्स, मतलब आपका परफॉर्मेंस रेशियो बहुत ही कम है, जो कि 95% से ज्यादा होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 89% है। और अल्टीमेटली क्वालिटी यील्ड क्या बोलती है, 3360 प्रोडक्ट बनाए लेकिन 75 तो स्क्रैप बन गए, 3360 बनाए लेकिन 75 तो स्क्रैप बन गए, मतलब 3360 माइनस 75 अपॉन 3360, यानी आपने 97% प्रोडक्ट ठीक बनाए हैं, बाकी आपका क्वालिटी लॉस हो चुका है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओईई मिल जाएगा। हाँ ना करते करते हमने पूरा सम कर ही लिया। नाउ दिस इज वेरी क्लोज टू 85%, मतलब मैं थोड़ा सा और एफर्ट करूं तो मैं क्या बन सकती हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बन सकती हूँ। उसके बाद हमने देखा था 6 सिग्मा, उसके बाद हमने क्या देखा था, 6 सिग्मा। तो हम एलिमिनेट करेंगे, हम 6 सिग्मा में चाहते क्या है, 6 सिग्मा में हम प्रैक्टिकली 0 डिफेक्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं, 6 सिग्मा में हम प्रैक्टिकली 0 डिफेक्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं, कैसे, कस्टमर को सेटिस्फाई करके। भाई 6 सिग्मा में कस्टमर हमारे लिए सर्वोपरि है, कौन सी परी, सर्वोपरि, कौन सी परी, सर्वोपरि। तो भाई 6 सिग्मा में हम क्या चाहते हैं, हम डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करें और हम कस्टमर को एकदम सेटिस्फाई कर दे, खुश कर दे। तो 6 सिग्मा में हमारा जो भी फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे, कैसे, प्रैक्टिकली 0 डिफेक्ट्स को अचीव करके, बैलेंस स्कोर कार्ड के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ प्राइमरी फोकस ऑफ 6 सिग्मा क्या है, प्राइमरी फोकस ऑफ 6 सिग्मा क्या है, माना रैपर वाली वाइब नहीं है, ऐसा नहीं है, वर्सेटाइल नहीं है, मतलब क्या, माना सतीश प्रो है,
माना सतीश प्रो है लेकिन अभी कॉल करो, गोवा में ड्राइव कर रहा होगा। ए मतलब क्या मैम, ये सब आपने क्या बोल दिया? भाई हम हमारी मम्मी के साथ गए थे सतीश के घर पे, सतीश की मम्मी सतीश की तारीफ किए जा रहे, रुक ही नहीं रही है। हमको लग रहा है डर कि भाई हमारे सामने हमारी मम्मी के सामने कोई दोस्त की इतनी तारीफ कर दे, घर जाके अपन को डांट पड़ने वाली है। हमने आंटी को बोला, आंटी सुनो, माना सतीश प्रो है लेकिन आप उसको कॉल करो, वो पक्का अभी गोवा में ड्राइव कर रहा होगा। मतलब हमने खुद मम्मी की मार से बचने के लिए सतीश का भांडा फोड़ दिया। हमने क्या किया? सतीश का भांडा फोड़ दिया। तो हमारा प्राइमरी फोकस सिक्स सिग्मा में क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना, हमको सेटिस्फाइड रहना था ना, हमने सतीश का भांडा फोड़ दिया। तो भाई माना सतीश प्रो है, कॉल करो तो गोवा में ड्राइव कर रहा होगा। माना मतलब क्या? मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट और प्रोसेसेस, मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट और प्रोसेसेस। सतीश क्या बोलता है? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। सतीश क्या बोलता है? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, क्योंकि कस्टमर कौन है? सर्वोपरि। कौन सी परी? सर्वोपरि। भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सतीश हो जाएगा वो। प्रो क्या बोलता है? प्रोएक्टिवली मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे। हमारी जो मैनेजमेंट टीम है वो एकदम प्रोएक्टिव होनी चाहिए। कॉल बोलता है कोलैबोरेशन। हमने बोला आंटी मान ही नहीं रही थी, हमने बोला आंटी मान ही नहीं रही थी, सीधा हमने कॉल किया उसकी एक्स को, उसकी एक्स के साथ कोलैबोरेट किया कि बोल सतीश कैसा है। उसने आंटी को बता दिया। तो हमने क्या किया? बिजनेस में जो भी फंक्शंस, जो भी एक्टिविटीज होती है, सबको कोलैबोरेट करके हम काम करते हैं। ड्राइव क्या बोलता है? डेटा ड्रिवन फैक्ट। ड्राइव क्या बोलता है? हम जो भी डिसीजन लेंगे वो डेटा ड्रिवन फैक्ट के बेसिस पे लेंगे। एक्स ने बोला, फिर भी आंटी ने नहीं माना कि यार ये तो एक्स है। हमने सीधा आंटी को दिखाया सतीश का टिंडर प्रोफाइल, देख लो आंटी आपके बेटे को। हम हवा में बात नहीं करते, हम बिल्कुल डेटा ड्रिवन फैक्ट से बात करते हैं। एंड गोवा क्या बोलता है? गोल फॉर परफेक्शन। गोवा क्या बोलता है? गोल फॉर परफेक्शन। तो ये क्या है? ये हमारे प्राइमरी फोकस है कि अगर हमको सिक्स सिग्मा करना है, अगर हमको सिक्स सिग्मा करना है तो इन 6 चीजों पे प्राइमरी फोकस होना चाहिए। फटाफट से कमेंट सेक्शन स्पैम करेंगे दिल दिल आगा बॉम्ब बॉम्ब इमोजी के साथ। हमको सब कुछ याद आ रहा है, आप लोग सारे आंसर्स लिख रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। तो भाई यहाँ पे कस्टमर फोकस क्या है सिक्स सिग्मा का? माना सतीश प्रो है, कॉल करो, अभी गोवा में ड्राइव कर रहा होगा। मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट और प्रोसेसेस पे हम फोकस करेंगे। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल ही मेन है। मैनेजमेंट टीम को प्रोएक्टिव बना देंगे। सारे बिजनेस के अंदर जो भी हमारे फंक्शंस है सबको कोलैबोरेट करेंगे। डेटा ड्रिवन फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेंगे और गोल फॉर परफेक्शन को एम करेंगे। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई 1 लेवल ऑफ सिग्मा से 6 सिग्मा तक आप जा सकते हो। हमको क्या अचीव करना है? हमको 6 सिग्मा अचीव करना है ना। 6 सिग्मा कैलकुलेट क्या करता है? तो पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, पर 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी में आप कितना डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हो। 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी में आप कितना डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हो। तो 6 सिग्मा ऐसा बोलता है, 6 सिग्मा ऐसा बोलता है कि 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी में आप सिर्फ 3.4 डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हो। 1 मिलियन यानी 10 लाख, 10 लाख में से आप सिर्फ और सिर्फ 3.4 डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हो। मतलब आपका डिफेक्टिव परसेंटेज कितना है? 0.00034% डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हो। यानी आपका यील्ड कितना है? 99.99966। ये आपका यील्ड परसेंटेज है। आप एकदम नियर परफेक्शन हो। चलो हो सकता है कि आप बिल्कुल कंप्लीट परफेक्शन अचीव ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे 1 2 3 4 सिग्मा पे आप जैसे जैसे आगे मूव करोगे, मतलब आप इंप्रूव करते जाओगे, आप अच्छा काम करते जाओगे। तो 6 सिग्मा क्या है? 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज को हम बोलते हैं परफेक्ट 6 सिग्मा, जहां पे हमारा डिफेक्ट रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.00034 होता है। मतलब 99.99966% चीजें हमारी कंट्रोल लिमिट के अंदर ही है। तो 99.99966% चीजें हमारी कंट्रोल लिमिट के अंदर है, वो बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा करने की 2 मेथोडोलॉजी है। इम्प्लीमेंट और ऑफ 6 सिग्मा करने की 2 मेथोडोलॉजी है, दमैक और दमादव। हमने 2 पढ़ा था, एक आ जाएगा दमैक और दूसरा हमारा दमादव, जिसमें हमको पता है दमैक तो किसके लिए है? तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए है। दमैक किसके लिए है? एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के लिए है। दमैक क्या बोलता है? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। अंदर का हमने क्लास में पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। भाई ये क्या बोलता है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करो, फिर देखो कि हमारा जो करंट परफॉर्मेंस है वो उससे कैसे अलग है। चीजों को एनालाइज करो, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं इंप्रूव करो, और अल्टीमेटली कंट्रोल लगाओ कि सब कुछ फ्यूचर में फिर से हाथ की बाहर ना जाए, जो हम चाहते हैं वैसा ही चलता रहे। तो भाई दमैक क्या बोलता है? दमैक है हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के लिए डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। और दमैक कब यूज होगा? जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए काम करना है। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए काम करना है तब तो दमैक यूज होगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस चलता रहेगा ऑन गोइंग के लिए। ये हमारे 3 फुद्दू अजम्पशन, 3 एकदम ही फुद्दू अजम्पशन कि कॉम्पिटिटर बिल्कुल स्टेबल रहेगा,
कस्टमर का बिहेवियर चेंज नहीं होगा और टेक्नोलॉजी भी स्टेबल रहेगी। कंप्यूटर कस्टमर टेक्नोलॉजी कोई कुछ स्टडी नहीं करेगा और हमको सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस को अल्टर करना है, तब जाके हम दमैक यूज करते हैं। इसको काउंटर करने आया दमादव। दमादव क्या है? जो हम न्यू प्रोडक्ट के लिए, न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, जहां पे डिफाइन मेजर एनालाइज सेम है, डिफाइन मेजर एनालाइज सेम है, अंदर का लेकिन अलग था, हमने क्लास में समझा था। और उसके बाद आ जाएगा डिजाइन और वेरीफाई। क्योंकि जो चीज बनी हुई है, जो एग्जिस्टिंग है, उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, एग्जिस्टिंग चीज को आप इंप्रूव कर सकते हो। दमादव में तो हम न्यू प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो न्यू क्या होगा? न्यू इंप्रूव नहीं होगा, न्यू तो फिर से पूरा डिजाइन होगा। तो दमैक और दमादव क्या है? हमारे मेथड्स है कि कैसे हम सिक्स सिग्मा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दमैक के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे 3 फुद्दू असम्पशन गए कि कंप्यूटर कस्टमर टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज होगा, सिंगल प्रोसेस नहीं मल्टीपल प्रोसेस होगा, और प्रोडक्ट प्रोसेस एग्जिस्टिंग नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग है। सब कुछ एकदम उल्टा कर देंगे। सिमिलैरिटीज क्या है? लेकिन दोनों ही डिफेक्ट पर मिलियन की बात करते हैं। दमैक दमादव दोनों ही डिफेक्ट पर मिलियन की बात करते हैं, दोनों ही सिक्स सिग्मा की क्वालिटीज, सिक्स सिग्मा के टूल्स को यूज करते हैं, और दोनों में ही कस्टमर कौन सी परी है? सर्वोपरि है। दोनों में ही कस्टमर का नीड हमारे लिए बेसिक पैरामीटर बन जाता है। डिफरेंस बिटवीन वही फिर से पढ़ लेंगे भाई। यहाँ पे एग्जिस्टिंग, यहाँ पे डिजाइन, रिएक्टिव प्रोएक्टिव। दमादव प्रोएक्टिव है, दमैक रिएक्टिव है। फिर यहाँ पे कैपेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। भाई एग्जिस्टिंग मशीन है, एक एग्जिस्टिंग मशीन है जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो 1 घंटे में 100 यूनिट बना सकती है, उसको हम 110 कर देंगे, मतलब हम उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई। यहाँ पे हमने एक मशीन ही और लाके रख दी, पूरी की पूरी फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ा दी दमादव में। एग्जांपल्स ठीक है। लिमिटेशंस क्या बोलते हैं? लिमिटेशंस क्या बोलते हैं कि भाई हम हर प्रोडक्ट के लिए सिक्स सिग्मा यूज कर सकें, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार सिक्स सिग्मा इनटेंजिबल चीजों के लिए वर्क नहीं भी करती है। सिक्स सिग्मा सिर्फ दिखती इजी है, लेकिन अल्टीमेटली लगाने में थोड़ा सा टफ है, और क्वालिटी का रोना रोती रहती है पूरे दिन। क्वालिटी कितने कॉस्ट में आएगी वो तो देखते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी करते हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? लीन सिक्स सिग्मा। क्योंकि लीन फोकस करता है कॉस्ट पे, सिक्स सिग्मा फोकस करता है क्वालिटी पे। तो अगर हमने लीन और सिक्स सिग्मा को मिला दिया, मतलब हम अच्छे रिजल्ट्स कम कॉस्ट में लेके आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स हम लोग कम कॉस्ट में लेके आएंगे। अब लास्ट क्या बचता है हमारा इस चैप्टर में? प्रोसेस इनोवेशन और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस इनोवेशन और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। प्रोसेस इनोवेशन किसके लिए है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड मेथोडोलॉजी। तो भाई 3 चीज देखी थी, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट को डिलीवर करो, और फिर सपोर्ट सर्विस। प्रोडक्ट, उसका डिलीवरी और सपोर्ट सर्विसेज। यानी हम इनोवेशन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? हम इनोवेशन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? तो भाई इनोवेशन हम लगा सकते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इक्विपमेंट है, उसमें हम चीजों को इनोवेट कर सकते हैं। डिलीवरी कैसे करनी है? भाई ट्रेडिशनल डिलीवरी नहीं, हम क्या करेंगे? हम वेबसाइट के थ्रू डिलीवरी करेंगे। हम ये सब कुछ देख सकते हैं, टूल्स, सॉफ्टवेयर फॉर डिलीवरी। और लास्ट में सपोर्ट सर्विसेज। ये आ जाते हैं हमारे प्रोसेस इनोवेशन के पॉइंट्स। फिर हमने देखा था बीपीआर। भाई प्रोसेस इनोवेशन में तो हम क्या करते हैं? प्रोसेस इनोवेशन में हम क्या करते हैं? न्यू चीजों के लिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड प्रोडक्शन। लेकिन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग चीजों को ही फंडामेंटली बदलने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्टिंग चीजों को ही हम फंडामेंटली बदलने की कोशिश करते हैं। इट इज द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेसेस। तो क्या है 4 की कंपोनेंट्स? क्या है हमारे 4 की कंपोनेंट्स ऑफ बीपीआर? भाई बड़े बड़े चेंजेस करने हैं, बीपीआर का फंडा। बीपीआर का क्या फंडा है? बहुत सारा ड्रामा करो, राड़ा करो। ये राड़ा क्या होता है? महाराष्ट्र में हमने ऐसे झगड़ा करते हैं, राड़ा। तो बीपीआर का फंडा क्या है? कि बहुत सारा ड्रामा करो, राड़ा करो, अल्टीमेटली सब कुछ खत्म करके घर जाके सो जाओ। बहुत सारा ड्रामा करो, राड़ा करो, सब कुछ खत्म करके घर जाके सो जाओ। ये क्या है? ये हमारे 4 की कंपोनेंट्स है बीपीआर के। ये हमारे 4 की कंपोनेंट्स है बीपीआर के। तो फंडा क्या बोलता है? फंडा बोलता है फंडामेंटल रीथिंकिंग, कि हम जो बेसिक असम्पशंस लेके चल रहे हैं उन्हीं को चैलेंज करो। जिन बेसिक असम्पशंस पे पूरा बिजनेस बेस्ड है उन्हीं को चैलेंज कर दो, फंडामेंटली चीजों को पूरा रीथिंक करेंगे। राडा क्या बोलता है? रेडिकल रीडिजाइन। राडा क्या बोलता है? रेडिकल रीडिजाइन मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट करो, जो हो चुका है उसको भी री इन्वेंट करो। फ्रेश स्टार्ट करो, जो हो चुका है उसको भी री इन्वेंट करो, रेडिकली चीजों को रीडिजाइन करेंगे। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट क्या बोलता है? एकदम बड़े बड़े इंप्रूवमेंट करो, परफॉर्मेंस में क्वांटम लीप आना चाहिए, क्योंकि छोटू इंप्रूवमेंट तो कैजान भी कर लेगा। फिर आप क्यों आए? आपको एकदम बड़े क्वांटम लीप चेंजेस करने हैं, यानी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। और खत्म मतलब एंड मतलब क्या? एंड टू एंड होलिस्टिक व्यू लेना है, क्रॉस फंक्शनल फोकस भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फंक्शन में अटक गए,
प्रोडक्शन में अगर कुछ चेंज करते हो तो उसके कारण मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, एचआर सब पे क्या फर्क आएगा चेक करो, होलिस्टिक व्यू लो, मतलब एंड टू एंड पूरा का पूरा प्रोसेस हम चेक करेंगे। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के 4 की कंपोनेंट्स, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के 4 की कंपोनेंट्स क्या है? बीपीआर का फंडा, राडा करो, ड्रामा करो, सब खत्म करके सो जाओ। सो दैट इज फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स और हमारा एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेसेस। नाउ मेन स्टेज ऑफ बीपीआर क्या है? सबसे पहले प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, हर एक टास्क को पार्ट्स में ब्रेक करो, आइडेंटिफाई करो प्रोसेसेस क्या है, उसमें से कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग है उसको हटाओ। तो रैशनलाइज करो कि भाई जो प्रोसेस बची है वो सही में सारी काम की है, जो प्रोसेस बची है वो रैशनलाइज करो, सही में सारी काम की है, काम की नहीं है उनको हटाओ। अब जो भी बच गई है उनको रीडिजाइन करो, जो भी बच गई है उनको पूरा रीडिजाइन करो, और रीडिजाइन करके हम क्या करेंगे? उसको रीअसेंबली कर देंगे, इंप्लीमेंट करेंगे इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर। भाई बीपीआर के स्टेजेस क्या है? सबसे पहले प्रोसेस को ब्रेक करो, सारे के सारे टास्क, हर एक प्रोसेस को ब्रेक करो पार्ट्स में, फिर आइडेंटिफाई करो, उसमें से रैशनलाइज करो कि जो प्रोसेस बची है सारी काम की है, नॉन वैल्यू एडिंग है उनको हटाओ। अब जो वैल्यू एडिंग बच गई है उनको रीडिजाइन करो, और रीडिजाइन करके उनको री इंप्लीमेंट करो, रीअसेंबली करो उनका इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। लास्ट हमने देखा था हमारा सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वन पीस फ्लो प्रोडक्शन। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग बोल लो या वन पीस फ्लो प्रोडक्शन, जहां पे हम क्या करते थे? ये क्या है? ये द अल्टीमेट इन लीन प्रोडक्शन है। ये क्या है? ये द अल्टीमेट इन लीन प्रोडक्शन है, जहां पे हम क्या करते हैं? छोटे छोटे से सेल्स बनाते हैं, जिसके अंदर मशीन पड़ी है और ऑपरेटर भी इसी में है। ये ऑपरेटर, ये मशीन मिलके सारा काम कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। हम क्या कोशिश करते हैं? एज क्विकली एज पॉसिबल हम मूव कर पाए। भाई अगर मशीन ए यहाँ, मशीन बी यहाँ, मशीन सी यहाँ, मुझे यहाँ से ऐसे चल के जाना है, मैं मशीन ए पे हूँ, मुझे कुछ चीज को चेक करनी है, मतलब मुझे इतना चल के सी पे जाना पड़ेगा। यही अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, मशीन ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ, मैं बीच में खड़ी हूँ, मुझे कहीं घूम के नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपनी मुंडी घुमानी है, और मुझे तीनों मशीन मिल जाएगी। भाई एज क्विकली एज पॉसिबल हम मूव करेंगे, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सिमिलरली मेक वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, और हमको लिटिल वेस्ट, कम से कम वेस्ट हो सके वो ट्राई करना है। तो हमको करना क्या है? हमको इन दी असेंबली लाइन मल्टीपल सेल्स आर यूज, असेंबली लाइन में हम छोटे छोटे सेल्स बना देंगे जो अपना अपना प्रोसेसेस करते रहेंगे। टिपिकली नॉर्मली ये हम यू शेप में बनाते हैं, लेकिन इस फ्लो को क्रिएट करने में क्या डिफिकल्टीज आ सकती है? ए सब सुनेंगे, इस फ्लो को क्रिएट करने में क्या डिफिकल्टीज आ सकती है? तो ए सुनो, बी सी डी ई, ए जाने दो, ए सुनो, बी सी डी ई वाली डिफिकल्टीज आ सकती है हमको फ्लो को क्रिएट करने में। बी क्या बोलता है? बॉटल नेक मशीन्स एंड पार्ट्स, आइडेंटिफाई करो क्या बॉटल नेक है, क्योंकि बॉटल नेक से ज्यादा हम बना नहीं पाएंगे, तो बॉटल नेक मशीन और पार्ट को आइडेंटिफाई कर लो। सी क्या बोलता है? सेल बना तो दिया, अब सेल के लोड में वेरिएशन करना है, तो सेल का एक बार रिकॉन्फिगरिंग, यहाँ पे इस ऑपरेटर को डाल दिया, इसको कहीं और ऑपरेटर को डालना है, तो रिकॉन्फिगरिंग कैसे करेंगे? तो ए सुनो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है जब हम फ्लो क्रिएट करते हैं? तो बी सी डी ई। बी क्या बोलता है? बॉटल नेक मशीन्स और पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लो। सी में सेल का लोड वेरिएशन और सेल का रिकॉन्फिगरिंग। डी बोलता है डायनेमिक पार्ट डिमांड्स है, भाई एक बार सेल बना दी, लेकिन अगर डिमांड्स बदलती गई, डायनेमिक चीजें हुई, तो कैसे चीजों को फिर से चेंज करोगे? दूसरा डी से एक और आंसर आता है डिस्टेंस, मशीन का डिस्टेंस। भाई यहाँ पे मशीन ए रखा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, बट ये जो मशीन सी है वो इतना हीट हो जाता है, कि ये शायद बी और डी दोनों को खराब कर देगा। तो कौन से मशीन को कितना दूर रखना है, क्या डिस्टेंस होगा, वो प्रॉपर्ली असेस करेंगे। और मशीन डिस्टेंस से ही एक पॉइंट आ जाएगा, मशीन लोकेशन, रीलोकेशन। मशीन को अगर कभी लोकेट करना है, कहीं और सेल में रीलोकेट करना है, तो कैसे करेंगे? और ई में आएंगे हमारे कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट्स। ई में क्या आ जाएंगे? हमारे कुछ एक्सेप्शनल एलिमेंट्स। तो भाई जब भी आप ये फ्लो क्रिएट करते हो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का, तो फ्लो क्रिएट करने में क्या दिक्कतें आ सकती है? तो ए सुनो, फ्लो क्रिएट करने में क्या दिक्कतें आ सकती है? बी सी डी ई, बॉटलनेक, सेल लोड वेरिएशन, सेल लोड रिकॉन्फिगरिंग, डी से डायनेमिक पार्ट डिमांड, और डी से मशीन का डिस्टेंस। मशीन से ही दूसरा पॉइंट, मशीन का लोकेशन, रिलोकेशन, और ई से हमारे एक्सेप्शनल एलिमेंट्स। बेनिफिट्स और कॉस्ट क्या बोलते हैं? भाई बेनिफिट तो सीधी सी बात है, हमारा टाइम बचेगा, डिस्टेंस बचेगा, फ्लोर का स्पेस बचेगा, इन्वेंटरी हैंडलिंग बचेगी, फटाफट से काम कर पाएंगे, स्क्रैप कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, क्विकली चीजों को आइडेंटिफाई करके ठीक कर पाएंगे। कोई भी अगर पर्टिकुलर सेल अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आइसोलेट करके इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो लोग साथ साथ में काम करेंगे, तो उनके अंदर हार्मनी भी बढ़ेगी, कोहेसिवनेस बढ़ेगी ग्रुप का। एक पॉसिबल लिमिटेशन क्या है?
कुछ लोगों का ऐसा व्यू है, देखो कई लोग तो बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होगी, छोटे छोटे ग्रुप है तो फ्लेक्सिबल होगा, हम चीजों को जल्दी बदल पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा व्यू है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज नॉट फैसिलिटी, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज नॉट फैसिलिटी, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमारी प्रोडक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सेल बना बना के बैठे हैं, अब इनको चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर ये कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम का हमने सम किया था, अभी मैं मैराथन में टेकअप नहीं कर रही बिकॉज लेक्चर में करवाया था, तभी भी शायद इस पे हमने हाफ एन आवर डिवोट किया था। अगर चाहिए होगा तो इसका एक अलग से एक सिर्फ इस क्वेश्चन का वीडियो अलग से डाल दूंगी कि रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड में हमको करना क्या होता है। भाई अलग अलग मशीन है, अलग अलग पार्ट है, अब कौन से मशीन और कौन से पार्ट को मिक्स करके हम सेल्स बनाए, कौन से मशीन और कौन से पार्ट को मिक्स करके सेल बनाए कि हमारे सबसे एफिशिएंट सेल बने, इसको हम रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड बोलते हैं। अगर आपको याद आ रहा है तो हमने बाइनरी वेट असाइन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट गिन के, फिर रैंक के बेसिस पे रीअरेंज करते जाते हैं, जब तक रैंक खुद ही 1 2 3 4 ना आ जाए तब तक हम रीअरेंज करते ही रहते हैं। अगर याद आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। एंड ये टिकट टाइम क्या है, तो ये मॉड्यूल में अंदर तो कहीं नहीं दिया है, लेकिन पीछे टेस्ट एंड के क्वेश्चंस में दे रखा है। व्हाट इज दिस, तो मैक्सिमम अवेलेबल टाइम टू मीट द डिमांड, कि भाई मार्केट में क्वांटिटी की डिमांड आई है 1000 यूनिट्स की, 1000 यूनिट्स की डिमांड आई है और मेरा मैक्सिमम प्रोडक्शन टाइम कितना पॉसिबल है, मैं पूरी दिन रात काम कर लूं तो भी मेरे पास अवेलेबल आवर्स तो सिर्फ 30,000 आवर्स ही है। तो जितना प्रोडक्शन टाइम मेरे पास है उसमें मुझे कितना क्वांटिटी डिलीवर करना है उसको मैं बोल देती हूँ टिकट टाइम, यानी क्या मैक्सिमम अवेलेबल टाइम क्या है मेरे पास डिमांड को मीट करने के लिए। डन 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 डन, खत्म हो गया हमारा लीन सिस्टम एंड इनोवेशन।